नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को चमोली में आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दौरे पर हैं और उत्तराखंड में आई आपदा की वो जांच करेंगे और इलाकों का दौरा करेंगे। दरअसल चमोली के नंदानगर क्षेत्र में बुधवार की देर रात करीब 2 बजे बिनसर पहाड़ी की चोटी पर बादल फटने और अतिवृष्टि से फाली, लगाकुंत्री, सैती लगाकुंत्री और धर्मा गांव में भारी तबाही हुई है। चमोली के नंदानगर में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर अभी जारी है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लगातार मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अब वो दौरा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अब चमोली में आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। क्लाउड बस्ट हुआ था, उसमें अभी तक की सूचना के मुताबिक तकरीबन 5 लोगों की मृत्यु की सूचना थी। डेड बॉडीज भी उनकी बरामद हुई हैं। अभी लोग मिसिंग भी हैं, ये संख्या 10 से 12 हो सकती है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद वहां मौजूद हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम सभी वहां पर है। कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से एसडीआरएफ ने छत काटकर लोगों को अंदर से निकाला है और रिस्पांस टाइम हमारा बहुत अच्छा था। घटना के तुरंत 1 घंटे से भी कम समय में सारी मदद वहां पहुंची। राजधानी देहरादून के मालदेवता और सहस्त्रधारा क्षेत्र में विगत दिवस बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। रायपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह सड़कें भी टूट गई हैं और आवागमन ठीक प्रभावित हुआ है। वहीं लोगों के घर और होटल रिजॉर्ट मलबे में तब्दील हो चुके हैं। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि बाल्दी, बांदल और सांग नदी में अचानक जल प्रवाह काफी तेज हो गया है, जिससे क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद इन क्षेत्रों में बरसाती नदियों ने अपना स्वरूप भी बदल लिया है और अब इस समय माल देवता में पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की टीम के प्रयास में वैकल्पिक मार्ग को आम जनता के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी और सभी से अपील की गई है कि रात्रि में इस क्षेत्र में लोग आवागमन न करें। ने अपना रास्ता बदला। ये वाल्दी है जहां हम है, ये वाल्दी नदी ये है। सोंग नदी बहुत ऊपर से, जब चाहे उसे हम अति वर्षा कह लें चाहे बादल फटना कह लें, तो बड़े बड़े पेड़ आए। बड़े बड़े पेड़ आप देखना सामने दिखेंगे। उन्होंने जो सोंग का मूल रास्ता था उसे बंद कर दिया और वो सारा आके ये वाल्दी नदी में, अब इसमें 3 नदियां मिल गई। वाल्दी जो सरधारा से आती है, सोंग जो उधर से आती है, बांदल जो एक और है जिससे पूरे देहरादून के पानी की सप्लाई होती है। ये तीनों नदियां आके यहाँ पर मिल गई और उनकी वजह से जब क्षमता से ज्यादा लोड पड़ेगा तो आप समझती हैं, तो ये हमारी सड़क को ले गए। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने इस वर्ष चार धाम यात्रा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इसको लेकर पर्यटन विभाग के सचिव धीरज सिंह गर्भयाल ने कहा कि चार धाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है तो वहीं लोगों को व्यवसाय पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। जितने यात्रियों का रजिस्ट्रेशन था और जिनको आना था वो आ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आकलन करेंगे कि पिछले साल कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस साल कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन आपदा की वजह से वो आ नहीं सके हैं और उसी क्रम में एक आकलन किया जाएगा कि चारों धामों के रूट में जितने व्यवसायी होम स्टे वाले हैं और जिन लोगों को रोजगार मिलता है, इनकी सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाए। एक असेसमेंट की कार्रवाई हम लोग की चल रही है कि लास्ट ईयर कितने लोगों ने विजिट किया था और इस साल जितने यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया था उस हिसाब से आपदा के आने से पहले कितना फुटफॉल हुआ था।
और उसी क्रम में हम लोग ये एक असेसमेंट आजकल कर रहे हैं कि वाकई में इस रूट में चारधाम में, चाहे गंगोत्री के रूट में हो, यमुनोत्री के रूट में हो, और केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, तो उस रूट में जितने भी व्यवसायी हैं, होम स्टे वाले हैं, और उसके अलावा भी जितने लोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक रोजगार मिलता है, उसका एक असेसमेंट हम लोग लगभग पूरा कर लेंगे 1 सप्ताह के अंदर। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और अब पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क मार्गों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक को भारी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह भूस्खलन और मलबा गिरने से सड़कें बाधित हो गई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति कालसी से जुड्डो होकर गुजरने वाले दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी हुई है। ये मार्ग पिछले कई दिनों से बंद है। विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। मार्ग के किनारे बहने वाले गधेरे उफान पर हैं और लगातार पहाड़ से मलबा गिरने के कारण जोखिम और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रभावित मार्गों को खोलने के लिए राहत एवं पुनः निर्माण कार्य तेजी से जारी है और जल्द ही यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। ये दिल्ली यमुनोत्री जो हमारा जो पार्ट पड़ता है इस तहसील कालसी के अंतर्गत, ये क्योंकि बारिश बार बार होती है, अभी मेरी जो है बीच बीच में एक्शन जो इसके हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने समय समय पर खोला है, लेकिन वो पुनः एक पॉइंट जो ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पर बार बार आ रहे हैं, वो एक जजरेट जैसी स्थिति बन रही थी, तो उसकी वजह से वो बंद रहा है। आज एक्शन मौके पर है और उनसे भी मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस रास्ते को खोलते जा रहा हूँ, और उनका ये कहना था कि संभवतः जो है छोटी गाड़ी के लिए आज खुल जाएगा और शाम तक जो है ऐसी आशा की जा रही है कि वो रास्ता खुल जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत को स्टिंग मामले में नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में नोटिस भेजा है। नोटिस में हरीश रावत को इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। स्टिंग में विधायकों के खरीद फरोख्त की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। इससे पहले भी हरीश रावत को सीबीआई कई बार नोटिस भेज चुकी है। अब एक बार फिर से हरीश रावत को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर ली है। श्राद्ध पक्ष में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सबके सामने है, लेकिन कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में बीजेपी की कार्यकारिणी सामने आने को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि शुभ काम के लिए कभी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से ही कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है और शुभकामना से कभी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं। आशीर्वाद रहता है, पितरों के आशीर्वाद के तहत हम अपनी टीम को घोषित करते हैं और शुभ कार्य में कभी भी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं। शुभ कार्यों के तहत हमने इस कार्यक्रम को किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर देहरादून ग्रामीण भाजपा की ओर से हरबटपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में जिले के प्रबुद्धजनों और पार्टी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है। वहीं सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित किया है।
महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे सेवा कार्यों को और ज्यादा व्यापक बनाएं, स्वास्थ्य शिविरों और स्वच्छता अभियानों के जरिए आम लोगों को जोड़ें और सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। साथ ही कार्यक्रम में जिले भर से आए प्रबुद्धजनों ने भी समाज की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। गाँव के क्षेत्र में जो कार्य हो सकता है वो करने की आवश्यकता है। जो दुखी हैं उनको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। वो दिशा कार्यक्रम है। मोदी जी के कृतित्व को लेकर हम लोग वरिष्ठ जनों की गोष्ठियाँ कर रहे हैं, प्रबुद्धजनों की गोष्ठियाँ कर रहे हैं, रक्तदान के शिविर चल रहे हैं और बहुत से स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेकों मोदी जी द्वारा जो देश के विकसित राष्ट्र बनाने में जो काम किया उनके प्रदर्शनी लग रही है। उसी परिदृश्य में आज यहाँ पर विकास नगर डाकपत्र में कार्यक्रम है और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हावड़ागढ़ जिले के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के द्वारा अधिकारियों की मनमानी को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर हरीश धामी ने पिथौरागढ़ जिले के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर कार्यवाही की मांग की है। हरीश धामी का कहना है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह सड़कें बंद हैं। मरीजों को उपचार करने के लिए ले जाने के लिए सड़कें जब बंद हैं तो उन्होंने अधिकारियों को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी का फ़ोन नहीं उठा। कई अधिकारी उनके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो कि विशेष अधिकार हनन के तहत आता है। इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए और इस बार जब विधानसभा का सत्र होगा तो वो विधानसभा सत्र में भी विशेष अधिकार हनन के तहत इस मामले को उठाएंगे। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप सबने देखा होगा, पिछली बार मैं अपने ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से बहुत ठीक ठाक धनराशि जो है आपदा के लिए, दैवीय आपदा के लिए पैसा दिया गया। और जब मेरे द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिख के उसकी जानकारी मांगी गई कि भाई आपने किस किस योजना में कितना पैसा दिया है और पिथौरागढ़ जिले के अंदर कहाँ कहाँ आपदाएँ आई हैं और आपने जो ज़रूरतमंद था, जहाँ पर ज़रूरत थी आपदा के पैसे की, वहाँ दी या कहीं अन्यत्र दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा गत बैठक से अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, भारत सरकार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल तथा राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई है। वहीं राज्य मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लंबित पुलों की प्रगति की जानकारी भी ली गई है। यूपीसीएल को आपदा से प्रभावित पिटकुल 32 केवी सेवा केंद्र की स्थिति एवं जिले में की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। वहीं बीएसएनएल को निर्देश दिया गया है कि सभी मोबाइल टावरों की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दिशा की बैठक और साथ में आपदा भी, क्योंकि इस बैठक को हमने आपदा से भी जुड़ा है, क्योंकि मेरी रोडें इफेक्टिव हो गई हैं, मेरे बिजली के चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का बागेश्वर का जो हमारा बिजली का सप्लाई का केंद्र है वो भी इफेक्टिव हुआ है। अभी हम अल्मोड़ा और कौसानी के क्षेत्र से जो बिजली दी जा रही है बागेश्वर के अंदर, उससे भी हमको थोड़ा फ्लेक्सिबेशन आ रहा है, तो उसकी हम एक दीवार बनाने का काम और फटाफट उसको भी रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं, वो भी चालू हो जाएगी। जितने हमारे रोड्स टूटी हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से काम कर रहे हैं। अभी हमने बड़ा अच्छा काम किया कि बागेश्वर जनपद को मैं विशेष बधाई देता हूँ। जो स्टेट रोड थी, जो राज्य सरकार की सड़कें थी, उसको हमने पीएमजीएसवाई 4th में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाल ही में प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए गए हैं और सरकारी संस्थाओं ने भी बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्च किए गए पेड़ अब सूख गए हैं और बेजान खड़े नजर आ रहे हैं। देहरादून की सहस्त्रधारा रोड के चौड़ाईकरण के लिए यूकेलिप्टस समेत लगभग 2000 पेड़ काटे गए थे। इनमें से 900 से अधिक पेड़ों को हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रांसप्लांट किया जाना था, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कई पेड़ सूख गए हैं और उनकी लकड़ियां भी सूखी हैं। आपको बता दें कि पर्यावरणविद हिमांशु अरोड़ा ने बताया कि सहस्त्रधारा रोड के लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ काटने के बाद ट्रांसप्लांट का काम किया गया था।
वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर 900 से ज्यादा पेड़ों को सुरक्षित तरीके से प्रत्यारोपित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने एजेंसी को काम सौंपते समय ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ की निगरानी नहीं करवाई थी। ज्यादातर पेड़ जेसीबी से उखाड़ कर सीधे गाड़ दिए गए थे और अक्टूबर और नवंबर में ट्रांसप्लांट करने की बजाय भीषण गर्मी में कार्य किया गया है, जिससे कई पेड़ जीवित नहीं रह पाए। हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि इस तरह की लापरवाही के चलते हरे भरे पेड़ आज मुर्दे की तरह खड़े हैं। बात करें तो सहजारा में जैसे आज से 2-3 वर्ष पहले 2500 पेड़ों के जो काटने का फरमान जारी हुआ, तो तब भी हमारी ओर से कहा गया था कि ये बहुत ही जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक साबित होता। फिर उसमें से ये बात सामने आई कि करीब 900 पेड़ों का ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो तब हमारी ओर से कहा गया था कि ये भाई जो ट्रांसप्लांट जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं है। और उन्होंने बहुत ही एक जो है बहुत ही कहूँगा कि एक आम तरीके से, मतलब कोई इसमें तकनीकी पहलुओं को नहीं देखा गया, कौन से पेड़ ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं और कौन सी एजेंसीज इसमें एक्सपर्ट हैं, उनको लाने के बजाय एक आम ठेकेदार से बहुत ही एक निम्न श्रेणी का काम करवा दिया गया, जिसमें पेड़ों को बस उखाड़ करके और वहाँ रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने उनको गाड़ दिया गया। बंगाली समाज की लंबित मांगों को लेकर शनिवार को रुद्रपुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। धरना उपरांत समिति अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में समाज की प्रमुख मांगों को रखा गया है। इसमें बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा, छात्र छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शामिल है। जिससे सर्वप्रथम हमारे जो है एससी का दर्जा जो 3 जातियों को मिलना चाहिए था, जो पूर्व और कई राज्यों में मिलता है, उनके लिए हमने मांग किया एससी का दर्जा दी जाए एवं हमारे बच्चों को जो वजीफा मिलता था वजीफा दिया जाए। और हमारे जो है बंग भाषा जो बंगाली भाषा जो कई स्कूल जो हमारे बंगाली क्षेत्र में है उनमें टीचर नहीं है, इसलिए हमने टीचर की मांग करी है। और चौथा मांग हमारा यह है कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी एक जो हमारे एक गुरुचंद स्मृति के नाम से वो बंद हो गया, उसको चालू किया जाए और बंग भवन का निर्माण चालू कर दिया जाए। गदरपुर के शिव मंदिर में रामलीला का अब शुभारंभ हो गया है। रामलीला मंचन का फीता काटकर पालिका अध्यक्ष मनोज कुमार ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर बोलते हुए आयोजक नरेंद्र सिंह गोवर ने कहा कि गदरपुर के शिव मंदिर रामलीला लगातार पिछले 59 सालों से चल रही है और ये रामलीला धार्मिक भावनाओं का केंद्र बनी है। भगवान राम जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि भगवान राम जी जो है हमारे आराध्य हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ही आज मैं भी इस गदरपुर नगर पालिका का मैं प्रथम नागरिक बना हूं और इस रामलीला कमेटी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरा घर भी इसी वार्ड में, मेरी जो जन्मभूमि है वो यही वार्ड है, यही मेरे दादाजी का यहाँ पे आवास है। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जिस वार्ड में मैं पैदा हुआ, आज मुझे उसी वार्ड में जो इतनी पौराणिक रामलीला है, कम से कम मुझे लगता है कि 60 साल हो गए होंगे इस रामलीला को होते हुए, उस रामलीला में मुझे आज उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।